एक तो बड़ी अच्छी स्टोरी है मेरी कि बचपन में जब मैं गुस्सा आ जाती थी मेरी मम्मी से, मैं जब पढ़ती नहीं थी तो मेरी मम्मी मेरे को चिमटे से मारती थी। हाँ क्योंकि मेरे घर में और बच्चे पढ़ने में हम 6 भाई बहन थे, तो मेरी दीदी तो मेडिकल में डॉक्टर है, तो शुरू से बहुत अच्छा पढ़ती थी। मैंने स्कूल में बहुत अच्छा नहीं पढ़ती थी, बहुत बदमाशी करती थी, तो मेरी मम्मी मुझे चिमटे से मारती थी। तो जब वो मुझे ज्यादा मारती थी तो मैं ना घर से भाग जाया करती थी। 5 साल की सुनीता दौड़ के जा रही है, मैं तो गरगा नदी में डूब जाऊंगी। गरगा नदी वहां से अनदर 3-4 किलोमीटर होगी। तो मेरी मम्मी और मेरी दीदी मेरे पीछे भागते थे कि सुनीता उसमें पानी नहीं है, वो चट्टानों से भरी हुई नदी है, तुझे चोट लग जाएगी। नहीं नहीं, मैं तो डूब के जाऊंगी, मैं तो डूब जाऊंगी उसमें। और मैं दौड़ती थी। तो मतलब दौड़ने का शौक मेरी शैतानी में शामिल था। Good evening, ladies and gentlemen. I am once again with you with another episode with my another warrior of life, and it's going to be very interesting because आज की जो मेरी warrior है वो एक मैराथन क्वीन है, और वो ऐसे ही नहीं बनी है क्वीन। उन्होंने बहुत मेहनत की अपनी जिंदगी में, बहुत कुछ पाया है, उसके लिए बहुत कुछ खोया भी है। तो आज की जो मेरी मेहमान है वो है डॉक्टर सुनीता गोदारा। एक बड़े ही साधारण परिवार से आती है, लेकिन उन्होंने जो अचीव किया है वो कुछ क्वीन से कम नहीं है। यदि मैं उनकी अचीवमेंट्स को पढ़ना शुरू करूं तो पूरा दिन लग जाएगा, बट कुछ अचीवमेंट मैं जरूर उनकी बताऊंगा। फर्स्टली, शी इज ए मैराथन क्वीन in the sense that she has been running for last 25 years. It's not a small deal. She is a 1992 Asian Marathon gold medalist. Then again in 1998, she has been bronze medalist. And she has won international marathons with around 25 golds, 12 silver medals, and 13 bronze across the 26 countries. This is in addition to 2 Asian gold medalists as well as the bronze medalist. Also, she has run in the Boston Marathon in 1985. She has run in the London Marathon twice in 1992 and 90 and 92. And she has run more than 200 international races in 26 countries. What a feat. Can you think of viewers? And what a feat. 76 full marathon, 123 half marathon, and 15 road races, 10 kilometers. So number is, you can just think of. So before I get into too much of details, let me go back to Sunita ji. Sunita ji, welcome to the show, which I call it a warrior, win life like a warrior. And you are a true sense is a warrior because you have been winning the life like that. Thank you so much. Thank you so much. Please. Sunita ji, पहली चीज I would like to ask you that, like all of us, you are also from a very humble background, very simple family. A place called Nausana in UP. कुछ अपने बारे शुरू के दिनों के जब आप स्टूडेंट थी उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, ऐसा है कि एक रनर का जो बैकग्राउंड होता है, आप अगर देखोगे जो भी एशियन लेवल के चैंपियंस हैं, इंटरनेशनल लेवल के चैंपियंस हैं, कुछ कुछ मिलता जुलता होगा। अब जब मैं गांव में थी तो मैं बहुत ही एक्सट्रोवर्ट थी। 4 साल की उम्र तक मैं गांव में रही। मेरे फादर हर गर्मी की छुट्टी में आया करते थे ले जाने के लिए। बोकारो स्टील सिटी में वो इंजीनियर थे कि भाई ये लड़की यहाँ रहेगी तो सिर्फ बदमाशी करती रहेगी, खेलती रहेगी, तो इसको पढ़ाना है, इसलिए इसको शहर में लेके जाना होगा। और मेरी दादी मुझे हमेशा लॉलीपॉप देके, लॉलीपॉप असली वाला लॉलीपॉप नहीं, कि अरे तो शहर में जाएगी वहां गन्ना नहीं होता है, वहां गुड़ की भेली नहीं मिलेगी, तो मुझे मीठा बहुत पसंद था, तो आओ वहां पे ये सब नहीं होता है, फिर मैं नहीं जाऊंगी। और मैं हर बार गांव में रह जाती थी। तो जब मैं 4 इयर्स की हो गई तो फिर मेरे फादर ने कहा नहीं, अब तो ये पढ़ती नहीं है तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, और मुझे जबरदस्ती गांव से शहर ले आए। शहर में मेरा एडमिशन करा दिया एक उसमें कम्युनिटी स्कूल में, जैसे यहाँ पे म्युनिसिपल स्कूल्स होते हैं, क्योंकि मुझे बोकारो स्टील सिटी, बोकारो स्टील सिटी के म्युनिसिपल स्कूल में, प्राइमरी स्कूल में मेरा एडमिशन करा दिया। मुझे ABCD नहीं मालूम थी एग्जाम क्या होता है। मैं कभी तो आंसर कॉपी घर ले आती थी, कभी टीचर मांगता था तो उसको दे देती थी। तो मेरी मदर बहुत परेशान होती थी कि ये लड़की तो पास होके नहीं देगी, लड़ती भी बहुत थी स्टूडेंट से,
किसी ने मेरी पेंसिल छीन ली तो उसको मार दिया, किसी ने मेरा बॉक्स, उस समय छोटे छोटे बॉक्स हुआ करते थे हम स्टूडेंट्स के, किसी ने मेरा बॉक्स ले लिया तो उसके पेंसिल से उसको भोंक दिया। तो मेरी ना घर में टीचर्स की शिकायत जाया करती थी कि ये लड़की बहुत बदमाश है। तो फिर वो बदमाशी शायद मेरे काम आई, और मुझे मेरे फादर ने वहां से निकाल के सेंट्रल स्कूल बोकारो में कर दिया। तो जब मैं 5 साल की हुई सेंट्रल स्कूल में, जब मैं क्लास, और मैं बहुत छोटी रही, और तभी मेरे फादर ने ना शुरू में मुझसे पूछा, हाँ भाई तुम कौन सी क्लास में पढ़ती थी? तो मुझे तो पता ही नहीं था क्लास का, मेरे तो चाचा जी प्रधान थे, जिस क्लास में मेरी मर्जी होती थी उसमें जाके बैठ जाती थी 4 साल की। तो मैंने कहा मैं पढ़ती थी, मेरा गांव में आधे मुस्लिम रहते हैं, तो अलिफ बे ते, मैं 3री क्लास पास हूँ। मुझे कुछ पता नहीं था कि पास हूँ कि नहीं हूँ, मैंने बस 4 साल की सुनीता ने कहा कि मैं अलिफ बे ते 3री क्लास पास हूँ। तो मेरे फादर ने सोचा अच्छा 3rd क्लास पास कर ली तो इसको 4th में एडमिशन करा देते हैं। एग्जाम पता नहीं थे तो दिया नहीं, हाफ ईयरली एग्जाम में कॉपीज घर ले आई। उसके बाद मेरे फादर ने बड़ी कोशिश करते थे मुझे पढ़ाने की, तो वो सारी बदमाशियां फिर मुझे वहां से स्कूल से निकाल के उन्होंने सेंट्रल स्कूल में कर दिया। अब सेंट्रल स्कूल में डिसिप्लिन बहुत थी, पढ़ना भी पड़ता था, तो वो मेरे लिए एक तरह से अच्छा हुआ कि मैं अब कह सकती हूँ कि मैं सेंट्रल स्कूल की पढ़ी हुई हूँ। और क्लास 5th से मैं सेंट्रल स्कूल में आई। एवरेज स्टूडेंट थी, खेलती बहुत अच्छा थी, डांस बहुत अच्छा करती थी, सारे मोहल्ले के बच्चों को इकट्ठे करके कबड्डी खेला करते थे, लंगड़ी टांग खेला करते थे। कहते हैं ना बचपन में जो कुछ आप करते हो, जैसे केनियन रनर्स की अगर आप स्टोरी पढ़ो तो पता चलता है उनके बाजार बहुत दूर हुआ करते थे, तो उनके घर से वो सामान लेने दौड़ के जाया करते थे, दौड़ के आया करते थे। तो मैं भी हमेशा कहती हूँ कि मेरे यहाँ भी स्कूल हमारा 3 किलोमीटर दूर था। मेरे फादर ने मुझे साइकिल नहीं खरीद के दी, तो मैं जिद पे अड़ गई कि जाऊंगी तो साइकिल से जाऊंगी, बस में तो बिल्कुल नहीं जाऊंगी। और अपने साथ 2-3 ऐसे और बच्चे इकट्ठे किए जिनके पेरेंट्स ने उनको साइकिल नहीं दी थी, क्योंकि वो भी शैतान होंगे कि भाई कहीं भी एक्सीडेंट कर सकते हैं, इसलिए साइकिल नहीं देंगे। तो उन 3-4 स्टूडेंट्स को हमने पटाया, और हम लोग वो जो बड़ा सा पाइप होता है ना पानी का, वो हुआ करता था खुला, आजकल तो सब बंद होता है, उस समय सब खुला होता था। मैं बात कर रही हूँ 60s की। तो उसके ऊपर दौड़ के हम जाया करते थे। अगर हम पाइप के ऊपर से चल के जाएंगे तो 1.5 किलोमीटर स्कूल है, और अगर हम रोड से जाएंगे तो 3 किलोमीटर है। तो मेरे सारे जो क्लासमेट्स थे वो लोग साइकिल से वहां से जा रहे हैं बोकारो, मतलब हमारा सेक्टर 4 में हमारा स्कूल था, तो 3 किलोमीटर दूर था। तो वो लोग साइकिल से जा रहे हैं और हम यहाँ से पाइप के ऊपर दौड़ के जा रहे हैं। तो ये आदत जो थी, इसने हमें वो बेनिफिट दिया रनिंग में अच्छा होने का। मतलब रनिंग का तो शुरू से ही शौक था। एक तो बड़ी अच्छी स्टोरी है मेरी कि बचपन में जब मैं गुस्सा आ जाती थी मेरी मम्मी से, मैं जब पढ़ती नहीं थी तो मेरी मम्मी मेरे को चिमटे से मारती थी। हाँ क्योंकि मेरे घर में और बच्चे पढ़ने में, हम 6 भाई बहन थे, तो मेरी दीदी तो मेडिकल में डॉक्टर है, तो शुरू से बहुत अच्छा पढ़ती थी। मैंने स्कूल में बहुत अच्छा नहीं पढ़ती थी, बहुत बदमाशी करती थी, तो मेरी मम्मी मुझे चिमटे से मारती थी। तो जब वो मुझे ज्यादा मारती थी तो मैं ना घर से भाग जाया करती थी। 5 साल की सुनीता दौड़ के जा रही है, मैं तो गरगा नदी में डूब जाऊंगी। गरगा नदी वहां से अनदर 3-4 किलोमीटर होगी। तो मेरी मम्मी और मेरी दीदी मेरे पीछे भागते थे कि सुनीता उसमें पानी नहीं है, वो चट्टानों से भरी हुई नदी है, तुझे चोट लग जाएगी। नहीं नहीं मैं तो डूब के जाऊंगी, मैं तो डूब जाऊंगी उसमें। और मैं दौड़ती थी। तो मतलब दौड़ने का शौक मेरी शैतानी में शामिल था। और ये सारी चीजें we all have gone through. Those who are from villages all must be happy to listen this story. बट सुनीता जी, आप उसके बाद में मैंने देखा आपने एजुकेशन सारी जो कॉलेज वाली की है वो सब राजस्थान में की है, वनस्थली से। तो हाँ। वहाँ कैसा रहा, मतलब वहाँ क्या आपका हुआ क्या, एक्सपीरियंस रहा? जब मैंने जब 11th पास कर ली, तो उस 11th के टाइम में जब हमारे समर हॉलीडेज हुए, तो होता है ना सब लोग जा रहे हैं कहीं ना कहीं कैंप अटेंड करने जा रहे हैं। तो मुझे पता चला कि और ना बनस्थली का कैसे पता चला, पहले तो हाँ स्कूल पास करने के बाद कहाँ पर एडमिशन होगा। तो मुझे फ्लाइंग बहुत पसंद है, मुझे स्विमिंग बहुत पसंद है, मुझे हॉर्स राइडिंग बहुत पसंद है, मुझे डांस वगैरह बहुत पसंद है। तो पता चला कि मेरी कुछ फ्रेंड्स थी, उन्होंने बताया कि बनस्थली में ये सारा कुछ को करिकुलर एक्टिविटीज में उस जमाने में भी होता था। तो वहां पंचमुखी शिक्षा दी जाती है। तो मैंने अपने फादर से कहा, अच्छा फादर का वहां मुझे भेजने का इंटरेस्ट कुछ और था। वो क्या था, मेरे फादर गांधीयन है, वहां पे खादी पहनना कंपलसरी है। तो मेरे फादर का जो इंटरेस्ट था वो भी फुलफिल हो गया।
कि भाई ऐसी यूनिवर्सिटी में भेज रहा हूँ जहाँ पे खादी पहनते हैं, तो मतलब मेरी बेटी के अंदर भी थोड़ा सा वो वाला गांधी वाला भावना आ जाएगी। और मुझे वो सारी एक्टिविटीज मिल गई बनस्थली में जो मैं करना चाहती थी। और विमेन यूनिवर्सिटी है अभी भी, वो इंडिया की टॉप ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटी है, जिसमें करीब 30,000 फीमेल हैं और क्लास 1 से लेके PhD तक है उसमें। I know. That is where आपका ये जो बचपन का पैशन था, और या जो आपका भागने का शौक था, जो मम्मी को आपने इतना दौड़ाया, दीदी को इतना दौड़ाया, वो वहां निकल के आपका आया कि that is where you realized कि I should get into this running. वहां क्या हुआ कि वहां ग्राउंड बहुत अच्छे थे, कच्चे ग्राउंड थे। तो देखो क्या होता है ना, जब हम पक्के पक्के पे दौड़ते हैं तो हम इंजरी हमको जल्दी हो जाती है, तो कभी कभी इंटरेस्ट लूज कर जाते हैं बच्चे जब वो इंजर्ड हो जाते हैं। तो हम बनसली में थे, वहां रेत बहुत थी, कच्चा बहुत था और रनवे था। तो मेरी जो लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग थी वो वहां पर पनपी है, मतलब नर्चर हुई है। मुझे मैं क्योंकि रनिंग में अच्छी थी, तो मुझे हॉकी वाली टीचर ने कहा कि तुम हॉकी में आ जाओ। हॉर्स राइडिंग वालों ने कहा तुम हॉर्स राइडर बन जाओ, क्योंकि हॉर्स राइडिंग का भी वहां पे कंपटीशन होता था। लेकिन स्विमिंग वाली ने कहा स्विमिंग में आ जाओ। तो स्विमिंग में तो मैं स्टेट लेवल की मैं मतलब पार्टिसिपेट करती थी, कॉलेज को रिप्रेजेंट करती थी। लेकिन रनिंग में मैंने हॉकी नहीं ज्वाइन की। मुझे लगा कि नहीं, अगर बॉल लग जाएगी तो फिर मैं रनिंग नहीं कर पाऊंगी। रनिंग मेरा पैशन था, तो मैंने रनिंग वहां पर, मुझे लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग करने में कोई दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि 3 किलोमीटर का स्ट्रेच था, बिल्कुल रोड के साथ साथ कच्चा। तो और कोच भी था वहां पे, तो उन्होंने कुछ वर्कआउट्स भी कराए होंगे, अभी मुझे याद नहीं है, मैं उस समय 16 साल की थी। और वहां से मैं पहले तो कॉलेज में मेरे साथ साथ जो डिस्टेंसेस है ना वो बढ़े हैं। पहले 400 800 हुआ करता था विमेन के लिए, क्रॉस कंट्री नहीं थी, मैराथन की तो बात ही छोड़ो, 70s की बात है ये। तो उसके बाद पहली बार क्रॉस कंट्री इंट्रोड्यूस हुई, तो मैं क्रॉस कंट्री में आ गई। पहली बार 1500 वुमेन के लिए इंट्रोड्यूस हुई, तो मैं 1500 में आ गई। और जैसे जैसे मेरा डिस्टेंस बढ़ता था, मेरी परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छी होती थी उसमें। जैसे अगर मैं 400 में सेकंड हूँ, अगर इंटर कॉलेज कंपटीशन हो रहा है, तो मैं 1500 में फर्स्ट हूँ। तो इस तरह से मुझे लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग में इंटरेस्ट आ गया, फिर क्रॉस कंट्री में आया। और जब बनस्थली से मैं BA करने के बाद में राजस्थान यूनिवर्सिटी में आई, तो वहां मैं बहुत अच्छी एकेडमिक्स में भी बहुत अच्छी थी, फर्स्ट क्लास स्टूडेंट थी, लेकिन साथ साथ में राजस्थान कॉलेज की बेस्ट एथलीट भी हुई, क्योंकि 1500 में फर्स्ट, 800 में फर्स्ट। हमारे टाइम में गीता जुस्सी हुआ करती थी, तो मुझे अभी भी याद है। और श्री राम कोच ने गीता जुस्सी को ये कहा था कि ये यंग लड़की बनस्थली से आई है और बहुत ही पैशनेट होके रन कर रही है। नंगे पैर दौड़ा करते थे हम उस समय, कोई बताने वाला नहीं था कि शूज पहन के दौड़ने चाहिए। तो उसने कहा कि तुम तो ऑलरेडी एशियन गोल्ड मेडलिस्ट हो, तो 800 इसके लिए छोड़ दो, जस्ट इमेजिन। तो 1500 इसके लिए छोड़ दो, सॉरी। तो 800 में गीता फर्स्ट आई, मैं सेकंड आई। 1500 उसने मेरे लिए छोड़ दिया और मैं 1500 में फर्स्ट आई, और मैं वहां से इंटर यूनिवर्सिटी के लिए सेलेक्ट हुई। तो इस तरह से मुझे ब्रेक मिला और इंटरेस्ट रहा। तब तक तो मैराथन शुरू भी नहीं हुई थी, मैराथन इंडिया में शुरू ही हुई है 82 में। कॉलेज करने के बाद में मैं 1 साल के लिए आ गई थी फिर से बोकारो स्टील सिटी में, DAV स्कूल में एज अ टीचर रही। तो वहां से मुझे मौका मिला कि मैं कैलिकट के नेशनल्स में एज अ जूनियर मैनेजर गई थी। क्योंकि उस समय मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था एथलेटिक्स में, तो मुझे मैं बहुत डिसिप्लिन थी, तो मुझे एज अ लेडी मैनेजर लिए थे। उस समय बहादुर सिंह वगैरह वहाँ के यंग एशियन मेडलिस्ट थे। फिर जब मैं दिल्ली आई 82 में श्री अरविंदो आश्रम में, तब जाके ये लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग का, और 82 में मैराथन शुरू हो गई थी, 84 में रथ मैराथन हुई। तो पहली बार मैंने 15 किलोमीटर्स, 20 किलोमीटर्स, 30 किलोमीटर्स ये सारे चखे डिस्टेंसेस, और 42 किलोमीटर्स मैराथन है। सुनीता जी, ये जो 1500 का जो पहला मैराथन आपने 1984 में जो किया, रथ मैराथन जो किया, ये 42 किलोमीटर्स की आई थिंक, और वो तभी उसी टाइम ये इंट्रोड्यूस भी हुआ था 82 में। यू सेड 82 में इंट्रोड्यूस हुआ, 82 में एशियन गेम्स में हुई थी बस मैराथन। और उसके बाद हमारी 84 में पहली बार फुल मैराथन इंट्रोड्यूस हुई। और वो जमाना था जब मैराथन सिर्फ
42 और 21 किलोमीटर ही हुआ करती थी। उसके Yes. साथ में कोई और डिस्टेंस नहीं होता था, तो बड़े चुनिंदा लोग दौड़ा करते थे जो कि टॉप लेवल के रनर्स थे। तो क्योंकि मैं इंटर यूनिवर्सिटी की थी, मैं अपने राजस्थान की बेस्ट एथलीट थी, दिल्ली आई थी, मैराथन की प्रैक्टिस कर ही रही थी थोड़ी बहुत, मतलब 80 to 100 किलोमीटर पर वीक तो मैं करती भी थी उस समय, जबकि कोई गाइड नहीं था मेरा, लेकिन फिर भी मैं करती थी इतना। और ज्यादा वर्कआउट्स भी नहीं करते थे क्योंकि कोई बताने वाला नहीं था। लेकिन 84 में जब मैंने मैराथन लगाई, उसके पहले मैंने लॉन्ग रन भी किए थे, 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर। तो अब तो मैं कहती हूँ एज अ कोच कि भाई 20 किलोमीटर मैराथन के लिए लॉन्ग रन नहीं होता है, लेकिन उस समय कोई बताने वाला नहीं था। तो हम जब 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर दौड़ते थे तो हम सोचते थे हमने तो लॉन्ग रन कर लिया। फिर एक बार मैंने 32 किलोमीटर भी किया था, क्योंकि हम रहते थे श्री अरबिंदो आश्रम में। तो श्री अरबिंदो आश्रम है IIT के पास, और उस समय पालम एयरपोर्ट हुआ करता था। पालम एयरपोर्ट तक दौड़ के जाना और वापस आना, उसमें 32 किलोमीटर हमने कवर किया। हमको कॉन्फिडेंस आ गया कि भाई अब तो हम मैराथन कर सकते हैं। और अच्छा, पहली मैराथन। अरबिंदो आश्रम में किस लिए वहां रहते थे? हाँ, अरबिंदो आश्रम में मैं यूं आई कि मैं जब इंटरनेशनल यूथ कैंप, मैंने बोकारो से ही गई थी, मैं इंटरनेशनल यूथ कैंप ज्वाइन किया जो श्री अरबिंदो आश्रम ऑर्गेनाइज करता है नैनीताल में हर साल। ओके। उसमें मैं बेस्ट रॉक क्लाइंबर बनी, बेस्ट कैंपर बनी। तो वहां की जो तारा दीदी थी, वो अभी तो वो 85 इयर्स की हैं, उन्होंने मुझसे कहा 1982 में कि तुम हमारे आश्रम में आओगी, तुम्हें हम स्पोर्ट्स टीचर बनाएंगे और तुम्हें हॉस्टल वार्डन बनाएंगे। क्योंकि मैं बेस्ट कैंपर थी, तो मतलब बेस्ट कैंपर तो उसी को बनाते हैं ना जो मल्टी टैलेंटेड होता है और डिसिप्लिन बहुत होता है। हाँ, लीडरशिप क्वालिटीज होती हैं। तो यूं उन्होंने मुझे इनवाइट किया, और मैंने जब अपने फादर से कहा कि मैं श्री अरबिंदो आश्रम में ऐसे इनवाइट की गई हूँ, मुझे वो स्पोर्ट्स टीचर भी बना देंगे और हॉस्टल वार्डन बनाएंगे। तो मेरे फादर को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मेरे फादर तो गांधीयन थे, तो उनको तो आश्रम की लाइफ अच्छी लगती है। तो उन्होंने आके देखा आश्रम की लाइफ उन्हें अच्छी लगी, तो उन्होंने मुझे यहाँ पे छोड़ दिया दिल्ली में। और ये जब 84 में सुनीता जी, आप पहली बार जब मैराथन दौड़ी और उसमें आपको गोल्ड मेडल मिला, मींस यू डिफीटेड everyone and won that, how was that feeling that time, if you can recall that moment? देखिए, हम उस जमाने के हैं, हम अपने आप को कहते हैं हम जॉगर टर्न्ड मैराथनर हैं। ठीक है, हमने मैराथन कोई प्राइज मनी के लिए नहीं शुरू की थी, क्योंकि उस समय प्राइज डिक्लेयर भी नहीं था। मैराथन हो रही थी, बड़ी सी ट्रॉफी मिलेगी और बस मैराथन में फर्स्ट आना है, नेशनल चैंपियन बनना है, ये था मन में। तो जब हमने मैराथन की, और उस समय ना मैराथन, हाफ मैराथन बोले और फुल मैराथन कुछ भी हो, 200 से 250 लोग, वो जो टॉप लेवल के रनर्स थे, लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग में अच्छे थे, वही किया करते थे। हॉबी रनर्स नहीं हुआ करते थे उस समय मैराथन में। तो अगर आप टॉप हैं तो आप मैराथन कर रहे हैं, नहीं तो आप नहीं दौड़ रहे मैराथन। मैराथन वाज नॉट अ स्टाइल और से एवरीबॉडीज ड्रीम, है ना। वो जमाना था 82 84 में। तो मैंने जब मैराथन की, उसके बाद जब अनाउंस हुआ कि द विनर विल बी स्पॉन्सर्ड टू बॉस्टन और लंदन मैराथन, दैट वाज बोनांजा फॉर मी। And I went to Boston Marathon. I saw 1,000 female running there and taking their own timing and all. जबकि मेरी पहली मैराथन 3 hours 30 minutes की थी और मेरा बेस्ट टाइम है 2 hours 43 minutes का 42 किलोमीटर में। तो उस समय बॉस्टन मैराथन करके आने के बाद में मैं बहुत पैशनेट हो गई कि मुझे मैराथन ही करनी है। पुणे इंटरनेशनल मैराथन होती थी एक, और एक होती थी इलाहाबाद मैराथन। बस इंडिया में सुनीता जी, यहाँ मैं एक चीज पूछूंगा कि क्योंकि आप फर्स्ट आए थे रथ मैराथन में, इसलिए आपको बोस्टन मैराथन के लिए नॉमिनेट किया गया, नेशनल चैंपियन हो गई ना। हाँ, दैट इज फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यस, फेडरेशन ने बकायदा उस जमाने में $200 पॉकेट मनी देके, $500 सॉरी, रथ वालों से स्पॉन्सर्ड था, तो $500 मुझे पॉकेट मनी मिली थी और मेरा टिकट हुआ था, और मैंने इंडिया रिप्रेजेंट किया था बॉस्टन मैराथन में। वहां पर मुझे पूरी फैसिलिटीज मिली थी एज अ इंडियन टॉप रनर। And what was the situation? You ran there, then what was the situation there? Means वहां की तो अच्छा, क्योंकि कोई गाइड तो था। I know. दौड़ते दौड़ते राष्ट्रपति भवन तक। Okay.
उसमें एवरीडे रोड रनिंग करना कितना नुकसानदायक होता है ये मुझे तब रियलाइज हुआ, क्योंकि जब मैं बॉस्टन मैराथन में पहुंची और मैंने वहां पे एक हार्ट ब्रेक हिल होती है, सभी बॉस्टन मैराथन वालों को पता है, अदरवाइज जो भी मैराथन को ट्रैक करते हैं उन्हें पता है कि उसमें एक हार्ट ब्रेक हिल होती है जो अप डाउन होता है। तो वहां सब जोर से सांस ले रहे थे, ओह वी हैव डन इट। तो मैंने भी पूछा, मैंने कहा व्हाट हैपेंड, मुझे क्योंकि कुछ फर्क नहीं पड़ा था, तो क्योंकि मैं तो फ्लाईओवर तो उस समय नहीं होते थे, लेकिन खूब रनिंग करती थी, तो मेरा एंड्योरेंस बहुत अच्छा था। बोले अरे यू डिडंट रियलाइज वी जस्ट फिनिश द हार्ट ब्रेक हिल। मैंने कहा ओह अच्छा अच्छा, है ना। फिर जब मैंने फिनिश किया है लास्ट के 5 किलोमीटर्स, आई वाज रनिंग इन द shin pain and I fainted at the end, and when I got in my senses in the hospital, I was in the fiberglass cast. तो ये मेरा एक्सपीरियंस था बॉस्टन मैराथन का, लेकिन उसने मुझे पीछे नहीं किया। मैं ये समझ गई थी कि मुझे, क्योंकि मैं रोज रोड रनिंग कर रही थी, उसकी वजह से ये नुकसान हुआ है, और मेरा वो था शिन स्प्लिंट्स की तरह, हाँ स्ट्रेस फ्रैक्चर था। तो तब से आज तक मैं किसी भी मैराथन रनर को जब गाइड करती हूँ, क्योंकि मैं एक क्वालिफाइड कोच हूँ, मैं हमेशा कहती हूँ नेवर एवर रन ऑन द रोड एवरी डे, यू हैव टू चेंज द टेरेन, go on kacha, go on grass, go on pakka only twice a week, that's it. Okay. When you can't avoid, you have to go for long run and things like that, but only once or twice a day. Otherwise go on kacha and grass, because that only can avoid injuries. Actually those things, Sunita ji, comes with the experience only, the experience. Yes. Because otherwise you don't know many things, you don't know, and you learn from each other, because since you have been there, and then you come to know that so many nuances of marathon running. In fact, after this, how your life changed? Because thereafter there were no looking back. Means one after another, you have been winning and winning. So then I started going to Pune International Marathon, coming there second or third. Then I went to Allahabad Marathon. ये सब हुआ from 85 to just 2 years. Just 2 years or 2 marathons, because उस समय साल में बस 3 मैराथन हुआ करती थी। तो in 2 years 2 marathons, एक कोटा हाफ मैराथन भी हुई थी, तो I was first in that. And then 87 में मेरी शादी हो गई तो मुझे तो इन हाउस गाइड मिल गया, आर्मी ऑफिसर, जिसको कि जो मैराथन उसका पैशन था, लॉन्ग डिस्टेंस उसका पैशन था। ही वाज बीपीएड, एमपीएड, मास्टर ऑफ स्पोर्ट्स एंड रिसर्च इन मैराथन। और मैं 54 केजी की सुनीता, उसकी वाइफ, और हम रनिंग तो रोज करते थे 15-20 किलोमीटर, और थकते भी नहीं थे, लेकिन हट्टे कट्टे थे, क्योंकि आके खाना दबा के खाते थे। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे वॉच करना शुरू किया कि ये इतना मेहनत करती है, इसका टाइम भी नहीं इम्प्रूव हो रहा है, तो चक्कर क्या है। तो वो तो रिसर्च का कीड़ा था, तो उसने मेरे ऊपर रिसर्च करनी शुरू की। एंड देन वन और डे 2:30 at night he woke me up कि सुनीता फॉर्मूला मिल गया। और उसने रोजा मोटा, जो 88 ओलंपिक मेडलिस्ट थी, उसका फोटो मेरे सामने लगा दिया। शी वाज स्लिम ट्रिम, 45 केजी रोजा मोटा, पुर्तगाल की। और उसके बाद बस कि तुमको ऐसा बनना है। अब मैं 54 केजी की टेनिस प्लेयर जैसी, और अब मुझे ऐसा बनना है, तो कैसे बनेंगे। मेरा डाइट कंट्रोल शुरू हुआ, और उसमें पूरा मतलब वो क्रेडिट जाता है मेरे हस्बैंड को, क्योंकि मेरा तो स्वीट टूथ भी बहुत था। तो मिठाई बंद, पराठे बंद, बेसन के लड्डू बहुत पसंद है, वो सब बंद। मेरी मम्मी को बहुत गुस्सा आता था कि ये कैसा दामाद है, बेसन के लड्डू नहीं खाने देता, जब घर आती है आलू के पराठे नहीं खाने देता। हाँ, ये सब चलता रहा। और मैं धीरे धीरे डाइट कंट्रोल के साथ, मॉडिफाइड डाइट, कंट्रोल नहीं, डाइट कंट्रोल तो कभी नहीं की, मॉडिफाइड डाइट, लॉट ऑफ सैलेड खाना, लॉट ऑफ फ्रूट्स खाना, खूब स्किम्ड मिल्क, मतलब मलाई दूध की जगह अब स्किम्ड मिल्क शुरू हो गया। और दाल कम हो गई, पराठे तो बंद हो गए, रोटी कम हो गई, सलाद बढ़ गया, फ्रूट्स बढ़ गए। इस तरह से बड़ा मॉडिफाइड डाइट हुई। और मैंने कभी भी रियलाइज नहीं किया कि 20-25 किलोमीटर ऑन एन एवरेज एवरी डे मेरा वर्कआउट होता था। जिस दिन स्पीड वर्क होता था उस दिन 15 किलोमीटर, अदरवाइज 20-25 किलोमीटर तो ऑन एन एवरेज एवरी डे होता था। क्योंकि अब तो मेरे को पढ़ा लिखा अपना कोच भी मिल गया था। आई कॉल हिम गाइड, आई डोंट कॉल हिम कोच, क्योंकि वो मुझे सिर्फ गाइड करता था। लेकिन मेरी जो मारुति कार थी वो मेरे साथ पूरा जाती थी, क्योंकि ये मुझे फॉलो करते थे जब मेरा स्पीड वर्क कराते थे। कभी स्कूटर में फॉलो करते थे, कभी कार में फॉलो करते थे, तो मुझे बहुत अच्छे से गाइडेंस मिला है।
बड़ी साइंटिफिक ट्रेनिंग हुई है मेरी, क्या खाना है, कितना सोना है। आप बिलीव नहीं करोगे कि उस समय टीवी ही था एक एंटरटेनमेंट, लेकिन मैं जब रनिंग करके आती थी उसके बाद फोन बंद, मेरा MTNL का रिसीवर आउट, और उस समय मोबाइल नहीं हुआ करते थे, और कमरा मेरा बंद, और मुझे 1 आवर 30 मिनट सोना ही सोना है, क्योंकि ऐसा मतलब हमने तो खैर एक्सपीरियंस किया है, सभी जानते हैं कि 1.5 आवर्स की जो साउंड स्लीप होती है आफ्टर वर्कआउट, उससे आपके एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं, उससे आपके ग्रोथ हार्मोन रिलीज होते हैं। एंडोर्फिन्स तो रनिंग करके भी रिलीज हो जाते हैं, स्पेशली ग्रोथ हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो आपके RBCs को बढ़ाते हैं। तो ये सारे फॉर्मूलाज हमने किए। तो साउंड स्लीप, क्योंकि मैं हो गई थी प्रोफेशनल रनर, तो मैंने जॉब नहीं ज्वाइन की थी और मैं प्रोफेशनल रनर हो गई थी। मेरा बस एक मैराथन क्लब, मैंने उस जमाने में 88 में ही मैंने मैराथन क्लब शुरू कर दिया था। उस जमाने में कहीं पर कोई क्लब का इंडिया में सिस्टम ही नहीं था, क्योंकि लेकिन मैं बाहर जाती थी तो मैं वहां देखती थी क्लब सिस्टम है। मैंने मलेशिया का क्लब ज्वाइन किया हुआ था, नाइकी के स्ट्रॉल क्लब, और मैंने मेरा हांगकांग से मेरा स्पॉन्सर किटिंग आती थी। तो मैंने वही फिर इंडिया में भी शुरू किया कि मैंने अपने रनिंग फेलो रनर्स जो थे, मैंने 87 में NIS भी कर लिया था, उसी के बाद तो मेरी शादी हुई है। तो मैं क्वालिफाइड कोच भी थी, तो मैं फ्री कोचिंग देती थी। मेरा एक क्लब था और उसमें मेरे पास 10-15 रनर्स हुआ करते थे, कुछ लड़कियां और बहुत सारे लड़के, और वो मेरे फेलो रनर्स होते थे। तो वो मेरे साथ वर्कआउट करते थे। गाइडेंस हमें अपने हस्बैंड से मिल ही जाता था, क्या करना है, किस दिन स्पीड वर्क करना है, किस दिन इंटरवल ट्रेनिंग करनी है, किस दिन नेगेटिव स्प्लिट लगाने हैं, किस दिन सेमी लॉन्ग रन करना है, किस दिन टेम्पो रन करना है, संडे को लॉन्ग रन जाना ही जाना है। तो इस तरह से बहुत बढ़िया ट्रेनिंग होती थी। डाइट का कंट्रोल तो हस्बैंड की वजह से घर में था ही, और बस फिर 54 kg की सुनीता कब 45 kg की बन गई 9 मंथ्स में, पता ही नहीं चला। और आई वाज डिक्लेयर्ड द मोस्ट इम्प्रूव्ड मैराथन रनर of India in 1988, and I won the Pune International Marathon, जहाँ पे फॉरेनर्स भी आए थे, और by 49 minutes 3:30 टाइम से मैं एकदम से स्विच ओवर करके I clocked 2:49. In fact, Sunita ji, 42 kilometers. In fact, let me tell the viewers, Sunita ji जो हैं एक स्पाउस हैं Armored Officer of Indian Army, Major B.D. Godara. And, Dalbir Godara. And DB? Dalbir Godara. In fact, one of my course mates, he mentioned that I think, and he's also from Armored only. Aditya Singhal. Aditya Singhal. Yeah, so he knows your husband, and he mentioned that thing in the group. And he was known as Running Godara in the army. Yeah, he was known as Running Godara. He's a national champion, if I'm not wrong. He's a national champion. He was, national level athlete, services coach, and he was known as Running Godara. Yes. He has done Bombay to Goa run and all. तो ये तो आपको मतलब उल्टा दहेज में मिल गया था अपना गाइड। बिल्कुल, दहेज में बहुत अच्छा बंदा मिल गया। सही कह रहे हैं आप। बड़ा हार्ड टास्क मास्टर, लेकिन अगर इतना हार्ड टास्क मास्टर नहीं होता तो मैं फिर एशियन गोल्ड मेडलिस्ट नहीं मिल पाती। और जो आपने ये बोला है ना 76 फुल मैराथन्स एंड 123 हाफ मैराथन्स, ये सब मेरे मेडल विनिंग मैराथन्स हैं, क्योंकि I started as champion in 1984 and I retired as champion in 2010. So with medals, podium finish. Absolutely, Sunita ji, this achievement of so many gold medals, for the viewers, if I tell that there are 25 gold medals, 12 silvers and 13 bronze, it cannot come without such a sweat and blood of an individual. Yes, sacrifice. You must have. मतलब आप बिलीव नहीं करोगे, मेरी फैमिली के सब लोग मुझसे नाराज रहते थे कि पार्टी नहीं अटेंड करती है, शादियां नहीं अटेंड करती है, घर में कोई आता जाता नहीं है, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने साफ कहा हुआ था कि कोई मिठाई लेके आएगा सुनीता का सबसे बड़ा दुश्मन। कोई वैसे कैजुअली मिलने के लिए आना तो बिल्कुल मना था। तो मेरे घर में किसी का सिगरेट पीना मना था, क्योंकि भाई मेरे घर में कोई सिगरेट पिएगा और वो पैसे मेरे में जाएगा तो मेरा 10 किलोमीटर का स्वाहा हो जाएगा। तो बहुत ज्यादा प्रिकॉशंस थे मेरे घर में, नो आउटिंग, नो सोशलाइजिंग। लेकिन उसका अब मैं चेरिश करती हूँ कि वो सब था तभी तो चैंपियन बन पाई।
Correct. And you cannot achieve without sacrifice. सुनीता जी, sacrifice के बिना कुछ भी नहीं मिलता है. मतलब 5 स्टार होटल में रह रहे हैं और ना इतने सारे डिस्प्ले हो रखा है, लेकिन हम जा रहे हैं सलाद की तरफ, हम जा रहे हैं फ्रूट्स की तरफ. तो मतलब बड़ा सेक्रीफाइस तो था ही, खाने के मामले में तो बहुत सेक्रीफाइस था. नहीं, और अच्छा खाना है, न्यूट्रिशियस खाना है, लेकिन लाइट खाना है. एक्चुअली द ब्लेसिंग इन डिस्गाइज ये थी कि आर्मी ऑफिसर होने से ही नोज द इम्पोर्टेंस ऑफ द डिसिप्लिन. एंड आर्मी अफसर तो दे आर फिटनेस फ्रीक एज सच, एंड दे नो द इम्पोर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन विच ही इनकलकेटेड इन यू. मतलब आप में भी वो चीजें डाल दी तो आपको यहाँ तक पहुंचाया. So thank God, मतलब it was his passion also, and he understand the requirement of that. जिसकी उन्हें पता था कि भाई ये बनाना है तो कैसे बनना है. बहुत अच्छी बात है. फिर उसके बाद सुनीता जी, ये जो आपके इतनी सारी अचीवमेंट जब हुई, उसके बाद में आपने फिर लंदन मैराथन और मलेशिया में जहां आप गए और इतने सारे जो कंट्रीज में गए, वहां कैसे कैसे आपको एक्सपीरियंसेस मिले, एंड हाउ डिड यू consistently kept yourself fit? मतलब this is very important. मैं सबसे पहले गई थी 1989 में इसमें पेनांग इंटरनेशनल मैराथन मलेशिया में. तो लकीली देखो क्या होता है ना कि पहली बार में आई वाज सो लकी, वहां पर इंटरनेशनल सेमिनार हो रहा था और उस इंटरनेशनल सेमिनार में कम से कम 10 कंट्री के ऑर्गेनाइजर्स आए हुए थे. वहां पर जो मेरी कॉम्पिटिटर थी वो 2 hours 39 minutes की रनर थी, लेस्ली वाटसन ऑफ लंदन, यूके, लंदन में रहती थी वो आई थी मलेशिया में, एंड शी वाज द मोस्ट फेवरेट प्रोबेबल ऑफ विनिंग द पेनांग इंटरनेशनल मैराथन, 239 रनर, और मैं उस वक्त 249 रनर थी. तो 10 minutes का हमारा गैप था. She was Guinness Book of Record holder also. For running maximum number of marathon. तो most experience, और मेरा एक्सपीरियंस कितना था 3-4 मैराथन का, बिकॉज 89 तक मैंने 3-4 मैराथन ही लगाई थी. लेकिन क्योंकि मैं योगा क्वालिफाइड भी हूँ तो मेरा ना मेंटल लेवल बहुत स्ट्रांग रहता है. और मैंने उसको देखा, बहुत ठीक है, बहुत फेमस थी, सब उसी के आर्टिकल्स, शुरू में तो उसी के आर्टिकल्स आ रहे थे. हम लोग वहां पे 1 हफ्ता रहते थे. उस जमाने में ये जो मलेशियन एयरलाइन है, ये वीक में 1 बार ही चला करती थी, तो इट वाज लकी फॉर अस. तो मैं वहां थर्सडे को पहुंच गई थी और संडे को मैराथन थी और नेक्स्ट थर्सडे को मुझे वापस आना था. तो 1 वीक हमें वहां पर बढ़िया 5 स्टार एकोमोडेशन मिलती थी. हाँ, तो हम सबसे बहुत इंटरेक्ट करते थे, उनका वर्कआउट पूछते थे, वो हमसे बेहतर वर्कआउट करते हैं ये जाना मैंने. जो ब्रिटिशर्स हैं, और उस समय केनियंस ने मैराथन शुरू नहीं की थी, 2 साल बाद शुरू की है. 92 में मुझे केनियंस मिलने शुरू हो गए थे मैराथन्स में. तो 89 में जब वो मेरे साथ दौड़ रही थी, हम दोनों साथ दौड़े. अब वो तो बहुत कॉन्फिडेंट थी क्योंकि वो उसका तो 10 मिनट मेरे से फास्ट है. मैं बहुत ज्यादा एंग्शियस थी कि मुझे इसके साथ तो फिनिश करना ही है. तो हमने दोनों ने एक साथ रेस शुरू की. 7 किलोमीटर्स में उसने आइस मांगना शुरू कर दिया. देखिए स्ट्रेटेजी क्या होती है. उसने आइस मांगना शुरू किया तो मैंने उसकी तरफ देखा, मैंने कहा व्हाई आइस, भाई पानी भी तो ले सकती है. क्योंकि आई एम फीलिंग वेरी हॉट. बस यहीं पे मेरा मेंटल लेवल स्ट्रांग हो गया. मैंने कहा 7 किलोमीटर में अभी सुबह के 5 बजे हैं, मुझे तो अच्छा फील हो रहा है, ठंडी ठंडी हवा भी आ रही है, और इसको अभी से गर्मी लग रही है. मैंने कहा इसको तो मैं ले लूंगी. और फिर मैंने अपनी स्पीड को पुश करना शुरू किया. जब मैं उससे आगे हुई, क्योंकि वो 239 की थी, उसको लगा मैं गलती कर रही हूँ, और वो उसने अपनी पेस वही रखी. उसको गर्मी बढ़ती गई, उसकी गर्मी बढ़ती गई, और मैं अपनी पेस को बढ़ाती गई. जैसे ही हमने फिनिश किया, शी फिनिश 35 सेकेंड्स बिहाइंड मी. और जब मैं फिनिश कर चुकी थी, जस्ट 35 सेकेंड, तो लोगों ने बोला व्हाट हैपेंड टू यू लेस्ली, यू वर सपोज्ड टू बी फास्ट. कहती आई कैलकुलेटेड वेरी बैडली, क्योंकि उसको लगा ये तो मेरे से स्लो है, लास्ट के 5 किलोमीटर में मैं इसको टेक ऑन कर लूंगी. हुआ क्या, लास्ट के 10 किलोमीटर में इतनी धूप आ गई. मलेशिया में 7 बजे सन आउट हो जाता है. तो इतनी ज्यादा धूप आ गई कि उससे वो स्पीड कोप अप नहीं हुई.
क्योंकि भाई थक तो वो भी रही थी, थक तो मैं भी रही थी, लेकिन मैं उस स्पीड को कोप अप कर पाई बिकॉज मैं गर्मी वाली कंट्री की हूँ, वो लंदन की थी, वो नहीं कर पाई। और इस चक्कर में ऐसे ही मैंने एशियन मैराथन भी विन की है। जापानीज और चाइनीज वो अम्ब्रेला लेके, मैंने कहा व्हाई अम्ब्रेला, आई हैव सनबर्न प्रॉब्लम, आई एम एलर्जिक टू सन। ऐसे लोग ना मैराथन में बड़ी उनको मुश्किल होती है जो एलर्जिक टू सन होते हैं। तो जब से ये केनियन, हाँ, केनियंस जब से आए हैं तो वो बड़े कॉम्पिटिटिव होते हैं, क्योंकि उनकी भी वेदर कंडीशंस हमारी तरह होती हैं, उनकी फैमिली कंडीशंस भी हमारी तरह होती हैं, तो दे आर वेरी कॉम्पिटिटिव। आपने जो एक बात बोली ना, दैट मेंटल टफनेस, the moment she said you got mentally tough and you know that you are better mentally tough and you can withstand this, बिल्कुल बिल्कुल, तो वो आपने जो अपने जो गांव वाली जो भागदौड़ वाली है वो आपने वहां यूटिलाइज करके और उसको डिफीट कर दिया। यही तो चीज है कि मतलब थोड़ा सा भी आप ऊपर निकल के आ जाओ और उसको मेंटेन कर लो, यू कैन विन। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। उसके बाद फिर आपने लंदन मैराथन भी किया? हाँ नहीं, वो क्या हुआ, जब हमने 89 में जो ये इंटरनेशनल मैराथन में, ये एम्स की मैराथन थी, और इसमें जो 10 कंट्रीज के आए हुए थे ना, वो मेरे लिए बहुत ही लकी चार्म हो गया, क्योंकि वहां पर जो स्पोर्ट्स सेमिनार हुआ उसमें और लोगों को चांस दिया, मुझे नहीं दिया। तो मैंने डॉक्टर, अभी तक मैं उन डॉक्टर का नाम नहीं भूली हूँ, डॉक्टर ली, चाइना के। मैंने कहा डॉक्टर ली, व्हाई यू हैव नॉट गिवन मी दिस चांस? एवरीबडी इज गोइंग टू स्पीक अबाउट मैराथन रनिंग, डाइट, और any topic on related to marathon. Why not me? Then he asked me, can you speak in English? I said, of course I can. Can you give a lecture? I said, yes, of course. So he said, what will be your topic? I said, my topic will be marathon running and its hazards for women running in marathon, overcoming the hazards. तो उसमें मैंने फैट लॉस की बात की, उसमें मैंने डाइट की बात की, उसमें मैंने सेफ्टी की बात की, उसमें मैंने हाउ टू कम मेक अ प्रॉपर बॉडी कॉम्पोजिशन, व्हाट ऑल प्रिकॉशंस वी हैव टू टेक बीइंग अ वुमन एंड ऑल दोस थिंग्स। तो जब ये सब हो रहा था, उसमें जापान की एक राइटर आई हुई थी, वो पूरा रिकॉर्ड कर रही थी। यू वोंट बिलीव, इन 89 एक बार मेरे पास $100 आए। It was a big money then. और उसमें लेटर था उस जापानीज गर्ल का, राइटर का, कि without asking you, I recorded your speech and I turned into a article, how to overcome, women in marathon running, how to overcome hazards and all. And I gave them in Sankey Sports, उनका हुआ करता था newspaper. And they gave me $200, so 50% is yours. And she sent me it was so nice. अच्छा, चाइना वाली रेस डायरेक्टर आई और उसने बोला, my God, in China also we are facing the same problems. Women safety है, early morning we cannot go alone and things like that. Fat problem है, fat composition control करना पड़ता है. Then whenever you are going out for long runs, you have to be with the male runners and things like that. तो वो भी बड़ी खुश हुई। कोरिया वालों ने, जापान वालों ने, और ये चाइना वालों ने, इन्होंने मुझे, और फिलीपींस के भी आए हुए थे और इंडोनेशिया के आए हुए थे, इन लोगों ने मुझे विन करते देखा और लेस्ली वॉटसन को हराते देखा। तो मैं तो उनके लिए लाइमलाइट हो गई। करेक्ट। उस समय तक मैं एशियन चैंपियन तो थी नहीं, लेकिन मैंने एक ऐसी फीमेल ब्रिटिश रनर को हटाया जो गिनेस बुक ऑफ रिकॉर्ड होल्डर भी थी और बहुत ही हॉट फेवरेट थी उनकी। तो मेरे पास में इनविटेशन आने शुरू हो गए। मेरे पास में लंदन मैराथन से इनविटेशन आया, मेरे पास स्विट्जरलैंड से आया, इंडोनेशिया से आया। मतलब फिर तो देयर वाज नो स्टॉपिंग, मतलब नो लुकिंग बैक। मुझे ये सारे रेस डायरेक्टर जो वहां पे थे 10 के 10, तो मेरे पास 10 कंट्रीज से इनविटेशन आने शुरू हो गए। तो मैं इंडोनेशिया, बैंकॉक, those invitation were sponsored by them. Yes, ticket and 5-star hotel. और क्या चाहिए खिलाड़ी को? तो और अच्छा, मैंने क्या किया फिर, मैंने उनको निराश भी नहीं किया। Wherever I went to Indonesia, I created a record of 20 kilometers there. I went to Phuket Marathon. I won
Phuket International Marathon, second position. I went to Bangkok Marathon. I got second place because I was running in the international category. Yes. Being an Indian, I was international. So I had to fight with other international runners. Then I was called in 90 में. हाँ, 90 में I was called in London. तो अभी जो वेदांता मैराथन का, एयरटेल मैराथन का जो रेस डायरेक्टर है, that time he was in London, but he was not the race director of London. उस समय रेस डायरेक्टर थे उस टाइम के ओलंपिक मेडलिस्ट. तो he was an old man. तो वहां पे मुझे बहुत अच्छा, मेरा टॉप 50 में नाम था, बिकॉज तब तक मैं 249 कर चुकी थी. तो 249 वाला टाइमिंग टॉप 50 फीमेल्स में आता था. टावर थिसल होटल में वो accommodation and London marathon. फिर मैं पेरिस मैराथन में गई, तो पेरिस मैराथन में भी आई केम इन 9th पोजीशन, टॉप 10. तो ये सारी चीजें इसलिए रिपीट होती गई कि मैं विन करती गई. तो when you prove yourself, then you get the invitation. Like लॉस वेगस मैराथन में उनका क्या होता था, लॉस वेगस मैराथन में 93 में मैं फर्स्ट टाइम गई, 90 में I won the marathon. उनका कोई प्राइज मनी नहीं होता था. टिकट टू नेक्स्ट ईयर्स लॉस वेगस मैराथन, सेकेंड ईयर. फिर मैं चली गई 91 में, फिर वन कर गई. फिर थर्ड टाइम में हो गया, जब हैट्रिक हो गया मैंने कहा अब नहीं जाना, मैं हर बार विन करो, वही टिकट मिल जाए, फिर जाओ. फिर तो उसके बाद मैंने कहा नहीं, अब लॉस वेगस 3 बार हो गया, तो आई मेड हैट्रिक देयर. दिस पेनांग इंटरनेशनल मैराथन व्हिच वाज माय फर्स्ट इंटरनेशनल, वहां पर भी मैंने 4 टाइम्स विन किया है हैट्रिक करने के बाद. और ये जो सुनीता जी, जो आपने पहला एशियन गोल्ड मेडल जीता 1992, हाउ द लाइफ चेंज आफ्टर दैट? एक्चुअली ये तो मेरे लिए कहते हैं ना अंधा क्या चाहे दो आंखें. मैं हमेशा अपने हस्बैंड को बोलती थी, मैं इतनी सारी मैराथन जीत रही हूँ. उस समय कोई सोशल मीडिया नहीं था, कोई पब्लिसिटी नहीं थी, सिर्फ एक स्पोर्ट्स स्टार हुआ करता था जो मेरा एक कलरफुल प्यारा सा आर्टिकल निकालता था. और टाइम्स ऑफ इंडिया और ये हिंदुस्तान टाइम्स, पंजाब केसरी, ये लोग मेरा आर्टिकल निकाला करते थे. मैं खुद विन करने के बाद में अपना सर्टिफिकेट और मेडल लेके इनके पास जाया करती थी. तो कई बार ना एक थे स्टेट्समैन के जर्नलिस्ट, वो हमेशा कहते थे, क्या सुनीता जब देखो तब जीत के आ जाती हो, कहती हो आर्टिकल निकालो. क्योंकि उस समय मैं और कोई तरीका नहीं था मुझे अपना शेयर करने का किसी से, क्योंकि मैं तो करके आ गई, जीत के आ गई, लेकिन दुनिया को कैसे पता चलेगा. तो मैं ज्यादा फेमस मलेशिया में थी, क्योंकि मैं वहां हर साल 3-4 रेसेस में जाती थी मैराथन्स में और विन करती थी. तो वहां पर मैं हाउस होल्ड नेम हो गई थी. लेकिन इंडिया में 3 ही मैराथन हुआ करती थी उस टाइम में. तो वो 3 मैराथन भी सिर्फ 3 महीने में. अब आप भी मैराथन दौड़ते हो, इट इज नॉट एडवाइजेबल टू रन 3 मैराथन्स इन 3 months. तो तब तक तो मैं भी क्वालिफाइड कोच हो गई थी, तो मुझे भी पता था कि आई कैन नॉट डू दिस. तो मैं पूरे साल में 5 मैराथन का एक स्ट्रेटेजी बनाती थी. अप्रैल में भी दौड़ूंगी, जुलाई में दौड़ूंगी, फिर यहाँ की एक मैराथन कर लूंगी, चाहे वो रथ मैराथन होगी, चाहे वो पुणे इंटरनेशनल होगी या इलाहाबाद होगी. और उसके बाद यहाँ की 2 मैराथन में मिस कर दिया करती थी. तो मुझे यहाँ की जो मैराथन रनर्स थी वो कहती थी, अरे सुनीता का क्या है, वो तो हमेशा हवा में रहती है. बट स्ट्रेटेजी ऐसी थी. मैं कभी जितने भी यूरोपियन मैराथन में गई हूँ, लंदन मैराथन में ठीक है मुझे 5 स्टार होटल मिला, लेकिन टिकट मैंने अपना खर्च किया. दोबारा जब मैं लॉस वेगस गई, टिकट मैंने अपना खर्च किया, क्योंकि यूएसए वाले स्पॉन्सर नहीं करते थे. साउथ ईस्ट एशिया वाले मेरे को स्पॉन्सर कर देते थे, लेकिन वहां पे 5 स्टार होटल वो देते थे, क्योंकि मैं तब तक एशियन चैंपियन बन गई थी. अब ये एशियन चैंपियन बनने का कहानी ऐसा है कि हम उस समय टॉप 3 लेवल पे 3 लड़कियां थी, हिमाचल प्रदेश की, महाराष्ट्र की और मैं दिल्ली की. हिमाचल प्रदेश वाली ने बैकआउट किया क्योंकि उसकी बेबी हॉस्पिटलाइज हो गई थी. महाराष्ट्र वाली ने बैकआउट किया क्योंकि उसका पासपोर्ट महाराष्ट्र में पड़ा था एंड शी हैड सम प्रॉब्लम. तो अब बची सुनीता गोदारा. तो फेडरेशन ने कहा, वैसे तो सुनीता गोदारा हमारी, मतलब मैं उनके गुड बुक्स में नहीं थी, क्योंकि मैं अपने आप जाया करती थी, और उस समय की फेडरेशन ऐसा सोचा करती थी कि अगर सुनीता ने जाना शुरू कर दिया तो सभी खिलाड़ी ऐसे जाना शुरू कर देंगे, तो फिर हमारी दादागिरी कम हो जाएगी. जबकि फैक्ट ये है कि मैराथन एक ओपन कॉम्पिटिशन है, उसमें आप अपने आप जा सकते हो, लेकिन आप चैंपियनशिप में, टूर्नामेंट्स में अपने आप नहीं जा सकते, उसमें आपको फेडरेशन के थ्रू जाना होगा. मैं लगी थी कि मेरा मैराथन वो था इवेंट, तो मैं अपने आप ही जा पाती थी, तो इसलिए वो मेरे से हमेशा नाराज रहते थे.
अब उन्होंने कहा चलो भेजना तो जरूरी है, क्योंकि अगर इसको भेजें, अगर हम किसी एथलीट को नहीं भेजेंगे तो उनका वोटिंग पावर का कुछ चक्कर होता है, मतलब पावर्स कम हो जाते हैं ऑल दैट। तो उन्होंने इसका, और फिर हाँ ये कहा था, अरे सुनीता कोटाल को बुला लो, उसका ना पासपोर्ट भी हमेशा रेडी रहता है। अब नहीं तो उस जमाने में खिलाड़ियों के पासपोर्ट में वीजा नहीं लगा होता है, या उनका वैलिड नहीं होता है, पासपोर्ट ही नहीं होता है, तो मेरा सब कुछ रेडी रहता था। अब मेरे पास ना, मेरे पासपोर्ट में, आप बिलीव नहीं करोगे, उस जमाने में यूएस का 10 साल का वीजा था। अब मुझे लगा फेडरेशन कहीं मेरा पासपोर्ट ना गायब कर दे, मेरे से पासपोर्ट मांग रही है। तो लेकिन जो मैनेजर थे वो बहुत अच्छे थे, गौतम सर थे, आज वो नहीं है इस दुनिया में, लेकिन मैं हमेशा मतलब उनको एकदम फादरली फिगर थे, तो बहुत अच्छे फ्रेंड थे। तो उन्होंने कहा नहीं सुनीता चिंता मत करो, मैं जा रहा हूँ एज अ मैनेजर, और कोई दिक्कत नहीं होगी। मैंने अपना पासपोर्ट दे दिया, 3 दिन का वीजा लगा, हम पहुंच गए जकार्ता। और वहां जकार्ता पहुंचे तो वहां पे जो चाइनीज जैपनीज थी उनका तो मैंने बता दिया, एक को तो सन उसकी मतलब एलर्जिक टू सन थी, और दूसरी वाली ना बहुत कोल्ड वेदर की थी, जापान वाली शायद, है ना। हाँ, तो वो बस से ही नहीं उतर रही थी। जब हम लोग इंटरनेशनल रनर्स को जब वो रूट ब्रेकिंग के लिए ले जाते हैं तो वो बस से नहीं उतर रही थी। तो मैंने ऐसे पूछ लिया, 3 बजे का टाइम था, तो मैंने पूछ लिया व्हाई यू डोंट वांट टू सी द रूट प्रॉपर्ली, यू कम डाउन एंड सी द रूट, कहाँ पर क्या है, कहाँ से हमें वाटर पॉइंट होगा, क्या होगा। तो बोली नो 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 नो, इट्स टू हॉट। तो वो एसी बस में ही बैठी रहती थी। तो ये सारी चीजें मेरे को अपना प्लस पॉइंट लगता था। और वहां पर वो दोनों भी मेरे से, कोई 5 मिनट अच्छी थी, कोई 10 मिनट अच्छी थी, लेकिन मेरी टफनेस की वजह से। इसको पता है क्या बोलेंगे, इंटेलिजेंस गैदरिंग अबाउट द अपोनेंट। हाँ, तो मेरे मैनेजर ने बल्कि कहा भी तुम क्यों देख रही हो उनका टाइमिंग। मैंने कहा नहीं, उनका टाइम देख के मैं जज करना चाहती हूँ कितनी फास्ट है मेरे से, और इनको ये जो सनलाइट होगी वो कितना बॉदर करेगी, क्योंकि सनलाइट कभी कभी 5 मिनट का बॉदरेशन दे देती है। जब हम दौड़ना शुरू करते हैं, जैसे हमारी 5 बजे मैराथन शुरू हुई है, तो अगर हम 2:45 के हैं तो तब तक तो 5 के बाद 7, 7:30 हो जाता है। तो 7:30 बजे तक तो धूप बहुत तेज हो जाती है मॉर्निंग में। इन सारी जो ये कंट्रीज है ना, इंडोनेशिया, फिलीपींस, ये सब। तो हमारा जकार्ता में हुआ था एशियन मैराथन। अब जो वहां की जकार्ता की लड़की थी इंडोनेशिया की, वो लवालाता, उसके साथ पेसर थे, हम तो अकेले थे। अब वो 30 किलोमीटर में उसके पेसर्स ना मेरे से आगे निकल गए उसको लेके। लेकिन पिनांग मैराथन में भी वो आया करती थी, और वो सेकंड थर्ड आती थी, मैं फर्स्ट आती थी। तो उसे ये पता था कि सुनीता मलेशिया में हमेशा जीतती है। तो मैंने कहा अब वही मेंटल ब्रेक करना है, इसका मेंटल ब्लॉक करना है। तो मैं ना उसके पास से निकली और मैंने कहा यस लता, यू आर डूइंग सो गुड, आई एम गोइंग, हाँ, और स्माइल करते हुए मैंने स्प्रिंट मार दी। अब उसको लगा कि 3 महीने के अंदर इसने तो और अच्छी ट्रेनिंग कर ली होगी, और इसने अभी तो मुझे बीट किया था। शायद उस समय वो गिव अप कर गई मेंटली, और मैं उस समय बूस्टअप होके थोड़ा सा फास्ट हो गई 35 किलोमीटर पे। उसके बाद तो सिर्फ 7 किलोमीटर बचा होता है। तो बस यूं हमने वो मैराथन विन की है। और उसके बाद वो ऐसी हुई कि वो चाइनीज और जापानीज उसके आगे निकल गई, फिर वो उनसे भी पीछे आई है। क्योंकि मैंने जब रिजल्ट देखा 1992 का, अगर आप रिजल्ट देखोगे जकार्ता एशियन चैंपियनशिप मैराथन का, तो उसमें फर्स्ट मैं हूँ, बाद में चाइना और जापान है, और फिर वो लता है। यूं हमने जीती है। लेकिन जब हम यहाँ आए तो हमारी फेडरेशन के डायरेक्टर ने बड़े प्यार से कहा, मैंने कहा सर मैं मैराथन जीत गई। कहते तुम विन कर गई, हम तो सोचे थे तुम ड्रॉप आउट कर दोगी। क्योंकि उस जमाने में जो लोग जाते थे ना रिप्रेजेंट करने, आज की तरह नहीं है कि मेडल जीतना है। आज वाला तो दमखम ही बिल्कुल अलग है। उस जमाने में जाते थे पार्टिसिपेट करने, बस जी इंडिया रिप्रेजेंट करने को मिल गया, बस अपना तो हो गया, मेडल तो मिलना नहीं है, ये दिमाग में रहता था लोगों के। तो ड्रॉप आउट कर देते थे। मैराथन में बहुत लोग गए, ड्रॉप आउट कर दिया, अच्छा नहीं किया, तो कहते हैं अरे तुम विन करके आ गई, हमने सोचा था तुम ड्रॉप आउट कर दोगी। मैंने कहा हद हो गई, मतलब कोई एप्रिसिएशन नहीं, कुछ नहीं। तो ऐसा रहा है मेरा स्ट्रगल। वो वाली बात है ना, सेल्फ बिलीफ नहीं, सेल्फ बिलीफ ही नहीं है, and that is what one has to create, the self belief. और बाद में पता है आपको, मेरा जो कैश अवार्ड था, एशियन मेडल जीतने का कैश अवार्ड देती है सरकार, मेरा इन्होंने नाम ही नहीं रिकमेंड किया, तो मुझे पीआईएल करना पड़ा। और पीआईएल करके उसके बाद मुझे कैश अवार्ड मिला, क्योंकि फेडरेशन के लोगों ने ये कह दिया पता नहीं कौन से एशिया में जीत के आ गए। कैन यू बिलीव इट? इवन नाउ फॉर द अवार्ड्स एंड ऑल, जो स्पोर्ट्स प्रमोशन का होता है, मतलब ये सब मेरे, मतलब आई एम लिविंग लाइक अ वॉरियर। मेरे को आपका टॉपिक इतना अच्छा लगा
कि इतना होने के बावजूद भी अभी भी वो मुझे स्पोर्ट्स प्रमोशन में 0 मार्क्स देते हैं। तो बताओ, कभी लोग कहते हैं तुम क्यों सींगड़ाती हो फेडरेशन से, तो भाई फेडरेशन मुझे 0 मार्क क्यों देती है? मैं जितना स्पोर्ट्स प्रमोशन कर रही हूँ आज के दिन में, आप मेरा, अब तो खैर गूगल बताता है, गूगल देख लो, साल में 5 तो मैं रेसेस कराती हूँ ग्रास रूट लेवल के लिए, मैं क्लब्स चला रही हूँ, और ग्रास रूट लेवल की ताइक्वांडो एकेडमी चला रही हूँ, स्लम के बच्चों की एकेडमी चला रही हूँ, मैंने आयरन बॉल को सपोर्ट किया है, मतलब नया गेम उसको सपोर्ट कर रही हूँ। मेरे साथ जो वॉलंटियर होते थे वो आज रेस ऑर्गेनाइजर्स हैं, आज वो लॉजिस्टिक्स प्रोवाइड कर रहे हैं मैराथन्स में। तो इतना कुछ करने को भी अगर कोई स्पोर्ट्स प्रमोशन नहीं मानता है, मैंने इतने एंटरप्रेन्योर्स अपने साथ जो मेरे साथ जुड़े थे, आज क्लब सिस्टम शुरू हो गया है। मेरे ख्याल से कोरोना के बाद ये क्लब सिस्टम शुरू हुआ है, जबकि मैंने क्लब सिस्टम 1988 में शुरू किया था। जितने मेरे स्केचेस क्लब में जिन्होंने ज्वाइन किया हुआ था और जिनमें थोड़ी बहुत भी लीडरशिप क्वालिटीज थी, आज वो सब पूरे दिल्ली एनसीआर में अपने क्लब्स चला रहे हैं। मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि ये लोग मेरे साथ आए, है ना। तो ये इसी को तो स्पोर्ट्स प्रमोशन कहते हैं कि आपके पास जो है वो आप बांटते जाओ और स्पोर्ट्स प्रमोशन करते जाओ। सुनीता जी, फिर ये आपको पीआईएल के बाद मिला, फिर आपको जो हाँ, मुझे अवार्ड मिला। उस समय मुकुल वासनिक थे, कांग्रेस थी सरकार, कांग्रेस की थी, और मुझे वो कैश अवार्ड मिला। लेकिन ये होता है ना, देयर इज प्राइस टू बी पेड, नो, इफ यू आर अ रिबेलियन देयर इज प्राइस टू बी पेड। तो मैंने स्ट्रगल ये किया है कि स्पोर्ट्स पॉलिटिक्स की अगर विक्टिम कही जाऊं तो वो भी हूं मैं, लेकिन मेरा जो ऑरा है मैराथन का, क्योंकि मैराथन एक ओपन कंपटीशन है, वो कोई रोक नहीं पाया। कॉमनवेल्थ गेम्स में जो करप्शन हुआ, उसमें आई वाज द सिग्नेटरी इंडिया अगेंस्ट करप्शन में, ऑल्दो आई एम नॉट विद एनी पार्टी, बट यस, उस समय जो अन्ना आंदोलन हुआ उसकी मैं कोर कमेटी मेंबर थी। मैंने साइन किए कॉमनवेल्थ गेम्स करप्शन में, जिसमें 9 महीने लोग जेल में रहे। तो नेचुरली मेरे साइन करने से अगर वो पीआईएल सबमिट हुआ हाई कोर्ट में, और उसके बाद वो प्रूव हुआ कि यस, कॉमनवेल्थ गेम्स में करप्शन हुआ था और जिन्होंने करप्शन किया था वो सब जेल गए, तो नेचुरली वो उनकी तो मैं गुड बुक्स में आ ही नहीं सकती ना। So naturally, तो means you have done some social justice, and this is also important. Someone has to be rebellion. रोजा कुट्टी की बात मुझे, हाँ, अब मैं आपको 2-3 बातें बताती हूँ। रोजा कुट्टी हमेशा, वो मेरे टाइम की है, अर्जुन अवार्डी है। उसने जब उसको अर्जुन अवार्ड नहीं मिला था तो उसने डिक्लेयर किया कि मैं ना रिटायर हो जाऊंगी, मैं गेम्स छोड़ दूंगी। तो उसने मुझसे कहा, सुनीता, हम दोनों देखो कितना पतला हो गया, दौड़ दौड़ के पसीना खून बहा दिया, लेकिन तुमको अवार्ड नहीं मिलता है, तुमको कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तो छोड़ देगा स्पोर्ट्स। रोजा कुट्टी बोली। मैंने उससे कहा कि देखो, मैंने कोई अवार्ड के लिए तो दौड़ना शुरू नहीं किया था। आई एम अ जॉगर टर्न मैराथनर। अगर इंडिया का नाम होता है तो मुझे खुशी होती है, लेकिन मैं कभी नहीं कहती मैं देश के लिए दौड़ रही हूँ, देश के लिए मैं मेडल ले रही हूँ, क्योंकि मैं जब भी इंटरनेशनल में जाती थी अपने आप इंडिया का नाम मेरे साथ जुड़ जाता था। मैं बहुत बड़ी देशभक्त हूँ, तो मुझे क्या जरूरत है कि कोई मुझे अवार्ड दे रहा है कि नहीं दे रहा है। वैसे बहुत लोग अवार्ड देते रहते हैं, बहुत रिकॉग्निशन मिला है मुझे, तो उसकी वजह से मैं अपना स्पोर्ट्स छोड़ दूं, ये तो नहीं हो सकता। अभी मैं आपको 1985 की बात बताती हूँ। उस समय राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर था। इलाहाबाद मैराथन में सिर्फ 3 प्राइज मिलते थे लड़कियों में और 10 प्राइज मिलते थे मेन में। आई वाज द फर्स्ट वन टू रेज वॉइस कि क्यों नहीं फीमेल्स को भी सेम प्राइज मिलना चाहिए मैराथन में जो मेन को मिलता है। और आज देखिए सब जगह सेम प्राइज है मैराथन में, मेल फीमेल का। ये आवाज मैंने 1985 में उठाई थी। क्या बात है भाई। उस समय हो सकता है वो यूपी के जो डायरेक्टर वगैरह थे वो मेरे से बहुत नाराज हुए। वो अभी तक भी कहते हैं कि बहुत शातिर है सुनीता, लेकिन इसको शातिरपना नहीं कहते हैं, इसको कहते हैं आवाज उठाना, फाइटिंग फॉर योर राइट्स। वो कोई वॉरियर ही कर सकता है। दैट ओनली वन है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, वॉरियर ही कर सकता है जिसमें वो फियर और उसके लिए प्राइस पे करना पड़ता है। और देखिए, आप भी जानते हो कि जब हम आवाज उठाते हैं तो उसके लिए हमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सैक्रिफाइस या प्राइस तो पे करना पड़ेगा। तो दैट इज पार्ट ऑफ द लाइफ। वॉरियर की उसमें कोई गलती नहीं है। यदि आप लार्जर गुड के लिए यदि थोड़ा बस विक्टिम भी बनोगे तो देयर इज नथिंग रॉन्ग। अब देखिए 1998 में हमने ड्रग अब्यूज के खिलाफ आवाज उठाई। शुरू में हमने डोपिंग के खिलाफ आवाज उठाई
और कि स्टेट फंडिंग डोपिंग हो रही है, प्रूव भी हो गया। हमारा PIL था हाई कोर्ट में, वो उसके बाद नाडा के पास चला गया, बहुत कुछ प्रूव हुआ। उसकी वजह से फायदा क्या हुआ? जब जब हाई कोर्ट ने पूछा स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया से कि आप ड्रग को रोकने के लिए क्या कर रहे हैं, तब तब इनको अपने डोपिंग कंट्रोल लैब को अपडेट करना पड़ा, उसको स्टेट ऑफ आर्ट बनाना पड़ा। ठीक है, हम जो अभी तक भी हमारा वो जो केस है कि भाई जो पुराने फेडरेशंस या उसमें जो इन्वॉल्व लोग हैं जिन्होंने डोपिंग को बढ़ावा दिया, उन सबको लाइफ बैन होना चाहिए, वो अभी तक नहीं हुआ है। उसमें तो सरकार ही कुछ कर सकती है, लेकिन उसके प्रूफ है हमारे पास। अभी तक सील बंद लिफाफा नाडा के पास पड़ा हुआ है जो खोला नहीं गया है, कि कुछ ऐसे डोपर्स थे जिनको की शेल्टर दिया फेडरेशन ने। फेडरेशन ने पेपर्स गायब कर दिए अपने, मतलब बहुत सी फेडरेशंस ने, ऐसे 11 फेडरेशंस हैं जिन्होंने अपने डोपिंग के जो प्लेयर्स पकड़ाए उनके पेपर्स गायब कर दिए, क्योंकि वो उनके गुड बुक्स वाले थे, फेवरेटिज्म था, बहुत कुछ होता था। अब तो खैर सिनेरियो बहुत बदल गया है, क्योंकि अब वर्ल्ड एंटी डोपिंग जो है वो बहुत ही ज्यादा एक्टिव हो गई है। हाँ, वाडा बहुत एक्टिव हो गई है, तो नाडा को भी उतना अच्छा करना पड़ता है। बीच में नाडा वो अपनी लैब बैन हुई थी ना, वो भी इन्हीं सब कारणों से हुई थी। आप अपने आप को अपडेट नहीं रखेंगे तो आप बैन हो जाएंगे, राइट? सुनीता जी एज ए स्पोर्ट्स वुमेन, जो हमारे फ्यूचर में यदि मैराथनर बनना चाहते हैं या कोई भी स्पोर्ट्स बनना चाहते हैं, और या जो अभी एग्जिस्टिंग है, एज ए वेटरन स्पोर्ट्स वुमेन, और यू हैव सीन द लाइफ वर्ल्ड ओवर, क्या सजेस्ट करना चाहेंगे कि किस तरीके से उनको अपनी फिटनेस लेवल को मेंटेन करना चाहिए, किस तरीके से अपने स्पोर्ट्स करियर को बढ़ाना चाहिए? कुछ टिप्स बताइए, जो लोग सुन रहे होंगे तो शायद उनका भला हो। बिल्कुल, देखिए 2 तरह के मैराथन रनर्स होते हैं। एक तो होते हैं कॉम्पिटिटिव मैराथन रनर्स, और एक को मैं कहती हूँ हॉबी रनर्स, जो पैशन के साथ दौड़ते हैं। और उनका हो सकता है वो कैलिबर नहीं होता कि वो चैंपियन बन पाए, लेकिन एंडोर्फिन्स तो आपके भी रिलीज होते हैं, मेरे भी रिलीज होते हैं, और एक चैंपियन के भी रिलीज होते हैं। तो वो जो फायदे हैं वो एक फास्ट रनर को भी उतने ही मिलते हैं, बल्कि उसको थोड़ा सा इंजरी प्रोन होते हैं वो। लेकिन अगर आप हॉबी के लिए, मैं फीमेल की बात कर रही हूँ, गेट आउट फ्रॉम योर हाउस, जस्ट स्टार्ट वॉकिंग। इफ यू कांट रन, जस्ट वॉक। वंस यू स्टार्ट वॉकिंग, अपने आप किसी क्लब को ज्वाइन कर लो, फिर आप रनिंग शुरू कर दोगे। पहले 3 किलोमीटर करो, 5 किलोमीटर करो, 10 किलोमीटर करो, और जैसे ही कोई 10 किलोमीटर करने लगता है तो वो उसका सपना, क्योंकि आजकल तो बहुत हॉबी रनर्स है। अब आप कल ही देख लो, मैराथन में 1000 पीपल वर रनिंग 10K एंड 21K। ये वो सारे तो चैंपियंस नहीं थे, तो वो सब अपना अपना, कोई 2 घंटे में दौड़ रहा है, कोई 2.5 घंटे में दौड़ रहा है, कोई 1 घंटे में दौड़ रहा है, 1.5 घंटे में दौड़ रहा है, लेकिन सब दौड़ रहे थे अपने अपने पैशन के हिसाब से, अपने अपने कैलिबर के हिसाब से। और वहीं पर कोई 1 घंटे में भी कर रहा है, वर्ल्ड क्लास है ना। तो बस शुरुआत की देर होती है। एक बार आप घर से बाहर निकल गए, आपने कोई क्लब ज्वाइन कर लिया, आपको एक फ्रेंड सर्कल, लाइक माइंडेड लोग मिल गए, तो रेगुलर हो जाओ। जैसे ही आप रेगुलर हो जाओगे, मैं अपने क्लब में, जो मैं दिल्ली स्केचेस क्लब चलाती हूँ, उसमें मेरा तो एक ही मोटिव रहता है कि जो नॉन रनर है उसको रनर बना दूं, जो रनर है उसको रेगुलर रनर बना दूं, जो रेगुलर रनर है उसको पोडियम फिनिशर बना दूं, जो 5K का है उसको 10K तक पहुंचा दूं, 10K वाले को 20K तक पहुंचा दूं, और 21 वाले को फुल मैराथन की तैयारी करवा दूं। वंडरफुल वंडरफुल, क्या बात है, क्या बात है। मतलब और इससे बड़ा, इनफैक्ट मैं तो रनिंग को जो मैं समझता हूँ, बिकॉज आई हैव बीन लिटिल बिट रनिंग फ्रॉम द एकेडमी एंड हैव बीन ए गुड रनर इन माय ओन वे। वो तो कह सकती हूँ मैं, आपने जो कल 1 घंटे में किया है, और आप कह भी रहे हो कि बहुत ज्यादा ट्रेनिंग नहीं की थी, तो 62 की एज में अगर आपने 1 घंटे में किया है तो यू आर वेरी गुड। यू मस्ट बी अ गुड रनर इन योर आर्मी टाइम। I have been that. I mean, in fact, I am a technical graduate, but I used to come in the first, second enclosure with all NDA kind of people. So everybody used to call me Ghoda in the academy. अरे वाह। So that is what I am maintaining. But I say, as you rightly said, it is a stress buster. It calms down your mind. It gives you a lot of happiness. It gives you everything. और आपके लिए कुछ भी नहीं चाहिए, इसके लिए कोई अप्लायंस नहीं चाहिए, जस्ट निकल जाइए, बस निकल पड़ो। यस। और अगर आप ग्रुप के साथ करते हैं तो वो जो पॉजिटिव सोशलाइजिंग है ना, फिटनेस वाली सोशलाइजिंग, नथिंग लाइक इट।
और Yes. मेरे साथ की जो मेरे पास जो आती हैं लेडीज, वो तो ये कहती हैं, मतलब हाउसवाइफ को रनर बना दिया और क्या चाहिए। मतलब मुझे भी मेरे खुद के एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं जब मैं आजकल वर्कआउट कराती हूँ, क्योंकि आजकल तो मैं वर्कआउट ज्यादा करती हूँ, उसमें आधी वर्कआउट तो मेरा भी हो जाता है, वार्म अप उनके साथ हो जाता है। जब उनको मैं स्पीड वर्क करा रही होती हूँ, चाहे वो कोई स्लो रन हो, कोई फैट लॉस के लिए कर रहा हो, फिटनेस के लिए कर रहा हो, या कोई कंपटीशन के लिए कर रहा हो, जब मैं उनको वर्कआउट कराती हूँ तो स्पीड सबकी अलग अलग होती है, लेकिन वो करते हैं सेम वर्कआउट अपनी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से। और मैं उनको बिल्कुल ईगल्स आई की तरह वॉच करती हूँ। हर 50 रनर्स आते हैं मेरे ग्रुप में, डेली स्केचेस ग्रुप में, ट्यूसडे एंड सैटरडे को हम फ्री ट्रेनिंग प्रोग्राम देते हैं, और उन सबको लगता है कि मैडम मुझे ही वॉच कर रही हैं, क्योंकि मैं सबको नाम से, और मतलब कोई भी एक्सरसाइज कोई गलत कर रहा हो, या कोई स्पीड नहीं कर रहा हो, कहीं पे दूर मेरी नजर से हो गया हो, वॉक कर रहा हो, मैं खूब हल्ला गुल्ला करती हूँ और खूब अच्छी ट्रेनिंग कराती हूँ। That is what the army style. That is the army style, keeping a watch on everyone. Yes. सुनीता जी, इसके अलावा मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ कि स्पोर्ट्स में एज अ मैराथन करियर एट द इंटरनेशनल लेवल 26 कंट्रीज में होने के बाद जो कुछ मैंने सीखा, तो मैंने अपना 94 में यहाँ पे हेल्थ फिटनेस ट्रस्ट एनजीओ एस्टेब्लिश की, और मैं तब से सोशल कॉज के लिए रन कराती हूँ। बल्कि यूनिसेफ के और WHO के चीफ हमेशा कहा करते थे, एनी पॉइंट ऑफ टाइम यू गिव एनी कॉज टू सुनीता, शी विल क्रिएट अ रन, HIV/AIDS awareness run, run against drug abuse, TB awareness run, run for women power, all international days. अभी हमने किया वर्ल्ड हार्ट डे पे चैंपियंस रन फॉर हेल्दी हार्ट्स। तो इस तरह से मैं 5 इवेंट कराती हूँ साल में, और मेरी जो संस्था है उसमें वोकेशनल ट्रेनिंग के साथ साथ स्लम की लड़कियों के लिए मैंने एक ताइक्वांडो एकेडमी भी खोली 2007 में। 2006 में क्योंकि मैं रिटायर हो गई थी कॉम्पिटिटिव रनिंग से, तो बहुत कम रनिंग कर रही थी उसके बाद अपनी कॉम्पिटिटिव, तो मैंने पूरा ध्यान दिया इस तरफ। तो मैंने कहा मैं क्या दे सकती हूँ समाज को, तो इधर तो मैंने मैराथन क्लब खोल लिया जिससे मैं फ्री ट्रेनिंग देने लगी, और उधर मैंने HFT हेल्थ फिटनेस ट्रस्ट की ताइक्वांडो एकेडमी खोल दी अपने सेंटर में, क्योंकि वहां पे हॉल था मेरे पास बड़ा कालका जी में। और आज मुझे इतना अच्छा लगता है, 17,000 MCD स्कूल की गर्ल्स को हमने सेल्फ डिफेंस सिखाया। मेरी 35 लड़कियां ब्लैक बेल्ट मास्टर बन गई, वो आज अपनी अपनी जगह एकेडमी चला रही हैं, कोई कॉलेज में जॉब कर रही है, कुछ मेरे साथ अभी भी इन्वॉल्व हैं। तो ये सारा कुछ करने के बाद ना एक जो इनर सेटिस्फैक्शन मिलता है ना, वो बहुत अच्छा लगता है। Sunita ji, this is what called significance in life. When you give something to the society, that is the significance. Getting is a success, but giving is a significance, and that is what you have done. Sunita ji, बहुत आपने इतनी काम की बातें सबको बताई और इतने अच्छे से बताई, और लाइफ के एक्सपीरियंस से जो सीखने को मिलता है ना, उसका कोई कंपैरिजन नहीं होता है। So thank you very much, in fact, on behalf of my viewers and myself, and I wish that आप ऐसे ही, आपका एनजीओ ऐसे ही आगे बढ़ता रहे और ऐसे ही सबको प्रोग्रेस कराता रहे, और इतने मैराथनर बनाए इंडिया के कि वो हर जगह जहां भी है नाम इंडिया का होना चाहिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओके।